हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी टेंडेंसी होती है एज अ आइसोमर एग्जिस्ट करने की, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इनके भी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं। मैकेनिज़्म का मतलब है कि ऐसा पाथ फॉलो करना, कौन कौन करेगा, रिएक्टिंग स्पीसीज, कि वो कैसे उसमें जो है पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं आपस में और नए बॉन्ड बन रहे हैं, उसको हम मैकेनिज़्म बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, कितने नंबर कार्बन के हैं, कितने एटम है, कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, कितने ऑक्सीजन के, वो यहाँ पे लिखेंगे हम। जैसे मान लो C4 है, H8 है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, तो उसको उनको हम आइसोमर्स बोलेंगे। और फिनोमेना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म जो है वो टू टाइप्स की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि स्ट्रक्चर जिनका डिफरेंट होता है वो शो करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, डिफरिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की है। फर्स्ट है चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म, यानी कि चेन में कोई चेंज होगा उसको हम चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है, ठीक है। स्केलेटन में चेंज होगा। सो फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। अब आपको एल्केन का पता लग गया है कि क्या होते हैं। तो ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। इसके टू आइसोमर्स हैं, एक तो ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेट चेन बना सकता है, या ये ब्रांच्ड चेन बनाएगा 3 कार्बन एटम की, और एक को एज अ ब्रांच में ले ब्रांचिंग करके एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेगा मिथाइल ग्रुप को। ये 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इनका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे? देखो 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 2 5 2 7 3 10, 3 3 6 7 3 10। तो यहाँ पे भी देखो C4H10 दोनों में सेम नंबर के कार्बन, सेम नंबर के हाइड्रोजन एटम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यही है चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चेन आइसोमेरिज्म दी हुई हैं, 3 चेन सभी फार्मूले के लिए। तो ये आपने करने हैं, ठीक है, खुद। बस फार्मूला सेम है और डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। एक मैं और बता देती हूँ यहाँ पे लास्ट वाली, C6H14 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो 5 आइसोमेरिक एल्केन्स शो कर रहा है। पहले तो वो स्ट्रेट लॉन्ग चेन शो कर रहा है, फिर सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप, फिर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, फिर सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, और 2 और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे फिर कार्बन चेन जो है, मेन चेन, वो शॉर्टर होती जा रही है। Thus, it is quite evident that as the number of carbon atom in a molecular formula increases, the number of isomers increases। यानी कि कार्बन नंबर जो है, कार्बन एटम जो है अगर इंक्रीज कर रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला में,
तो आइसोमर्स भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो 9 चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H16 और 18 किसके लिए, C8H18। एल्कीन्स में बात करें हम, यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज नहीं होगी एल्कीन्स में, ठीक है। जब भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो बॉन्ड चेंज नहीं होगा। चेन में डिफरेंस आ सकता है बट बॉन्ड में डिफरेंस नहीं आएगा डबल बॉन्ड में। ओके, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8। तो यहाँ पे देखो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन, यहाँ पे 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है बट सेकंड पोजीशन पे क्या लग गया, CH3 ग्रुप आगे लग गया, तो ये 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को हमें चेंज नहीं करना है। एल्काइंस की बात करें, सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही होगा। जब भी हमने चेन आइसोमेरिज्म शो करनी है तो बॉन्ड में चेंज नहीं लाना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे फर्स्ट पे है, बस चेन में डिफरेंस है। यहाँ पे 5 कार्बन नंबर की चेन है और यहाँ पे 4 कार्बन की, और CH3 ग्रुप थर्ड पोजीशन पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। फिर आती है बात नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म की। अब इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म द आइसोमर्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। अब यहाँ पे चेंज आएगा, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि उनके पोजीशन में चेंज, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट के या फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में चेंज। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिए हुए हैं, 2 isomeric alkenes differing in the position of double bond are represented by C4H8, but 1 in but 2 in। पहले 1 पोजीशन पे था डबल बॉन्ड, अब 2 पोजीशन पे हो गया, ठीक है। एल्काइन का भी इसी तरह से, डाइक्लोरोइथेन का देखें अगर, तो यहाँ पे देखो पहले 1 और 2 पोजीशन पे है क्लोरीन, यहाँ पे फिर क्या है, एक ही पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, 1 डाइक्लोरोइथेन, तो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा है। बेंजीन पे भी दिखाया हुआ है, ये देखो एक ऑर्थो पे है, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, OH अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। सो बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइंस द अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन शो चेन एज वेल एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो एल्कीन्स और एल्काइंस जो हैं वो दोनों आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से, पोजीशन भी और चेन आइसोमेरिज्म भी। एग्जांपल दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 5 आइसोमेरिक एल्कीन्स शो करता है विच आर बोथ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। 5 आइसोमर्स बनाएगा जो कि दोनों होंगे, चेन भी होंगे और पोजीशन भी। तो ये देखो पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, है ना। यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड चेंज हुआ की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, तो ये पोजीशन आइसोमर। फिर यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट चेन में चेंज आ रहा है, अब चेन कम होती जा रही है और सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों हुए चेन आइसोमर्स। और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड भी चेंज हो गया अब, तो 2 मिथाइल ब्यूटेटोइन। तो यहाँ पे IUPAC का कंसेप्ट भी चलेगा, कम से कम नंबर देना है डबल बॉन्ड को, ठीक है, तो नेमिंग लिखते वक्त। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होती है कि फंक्शनल ग्रुप जो है उनके नेचर पे, नेचर जो है डिफरेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला भले ही सेम होगा बट जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अब ये कैसे प्रेजेंट हो सकता है, अल्कोहल की फॉर्म में भी और ईथर की फॉर्म में भी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये OH की फॉर्म में लगा हुआ है, इथेनॉल बना रहा है, और यहाँ पे ये बीच में लग गया है तो ये ईथर बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है
आप कर सकते हो। इसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हो कि दोनों में देखो 3 2 5 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला भले ही सेम है बट फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो कीटोन और एल्डिहाइड में, कीटोन में डबल बॉन्ड बीच में लगता है और एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे लगता है, यानी कि एंड वाले कार्बन पे, और साथ में हाइड्रोजन लगा होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर भी सेम आएगा बट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो है डिफर विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये इथर्स शो करते हैं इस तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O। अब इस O के साइड पे कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं वो उससे डिफरेंट करता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ बराबर हैं तो उसको इथॉक्सी इथेन बोलते हैं। अगर एक तरफ एक ही कार्बन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन है तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना। फिर यहाँ पे एक तरफ एक कार्बन है और दूसरी तरफ 3, बट अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा है वो सेकंड नंबर वाला कार्बन है, तो ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है बट यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो लग रहे हैं वो डिफरेंट चेंज करते हैं अपनी पोजीशन। ठीक है, फॉर्मूला है C5H10O। यहाँ पे भी देखो कीटोन्स आ जाएंगे। अब तो पहले 3rd कार्बन पे था कीटोनिक ग्रुप, फिर 2nd कार्बन पे आ गया, फिर यहाँ पे 2nd पे ही है बट 3rd पे ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस आते हैं। फिर है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जो है आर एक्चुअली द फंक्शनल आइसोमर्स। क्या है, टॉटोमर्स जो हैं वो एक्चुअली क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं बट विच एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एंड ऑल्सो इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि वो इक्विलिब्रियम में होते हैं दो आइसोमर्स, उसको हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप बट द मोस्ट कॉमन अमंग दम इज कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। सो मोस्ट कॉमन जो होती है वो कीटोइनोल है विच अराइज ड्यू टू 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कार्बन टू ऑक्सीजन एंड वाइस वर्सा। क्या होता है, देखो यहाँ पे ये कीटो फॉर्म है, ये इनोलिक फॉर्म है। कीटोन में जो है कार्बन नंबर सेकंड यानी कि मिड वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो अल्फा जो कार्बन होगा यहाँ पे, अब ये भी अल्फा है, यहाँ पे ये भी अल्फा है, तो इनमें से किसी एक से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ O ऑक्सीजन को शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है CH2C के बीच में आ जाएगा, तो इनोल बन जाएगा, इनोलिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसिटाइल एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलर होगा, बस कंडीशन क्या है कीटोइनोल टैटोमेरिज्म की कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हुआ, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ वाले कार्बन पे। ठीक है, ये या तो वो इस तरफ हो या तो वो इस तरफ हो, साथ वाला कार्बन जो होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शो भी किया हुआ है, एसिटाइल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनोन, ये सारे क्या दे सकते हैं, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेंजेल्डिहाइड, बेंजोफिनोन जो हैं ये शो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन होता है बेंजीन रिंग पे, उसकी पोजीशन कार्बन डबल बॉन्ड OH ने एक्वायर कर ली हुई है। ठीक है,
फिर है नेक्स्ट रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या हुई? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि चेन फॉर्म में भी हो सकती है वो, और रिंग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको। देखो कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। C3H6 को हम कैसे कैसे शो कर सकते हैं? प्रोपीन की फॉर्म में भी या साइक्लोप्रोपेन की फॉर्म में भी। अब देखो कार्बन नंबर काउंट करो, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन काउंट करो इसमें 2 3 6 है ना। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है ना, और हाइड्रोजन 2 3 6, यानी कि ये चेन सिंगल चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और साइकिल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसको हम रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं। उसी तरह से C3H4, बस जहाँ पे हाइड्रोजन कम हुआ वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो किसी भी उसमें, ठीक है, तो फिर साइक्लोप्रोपीन में डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको पेयर्स दिए होंगे और बोलेंगे बताओ ये कौन से आइसोमर शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्लो शीट डायग्राम है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की है ना? फंक्शनल चेन, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, पोजिशनमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। फिर आता है सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो वो क्या होती है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर एज वेल एज द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों ही सेम है, बट डिफरिंग इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि एटम में डिफरेंस है, एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, और ग्रुप्स इन स्पेस और कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये भी 3 टाइप्स की है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल, जो हमने नेक्स्ट यूनिट में पढ़नी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड जो हैं शो करते हैं या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उन बॉन्ड्स में, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स may either due to presence of an atom or group of different electronegativity or under the influence of some outside attacking species also called attacking reagent। तो किसकी वजह से होती है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट? या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव ग्रुप अटैच होंगे, या फिर कुछ अटैकिंग स्पीसीज होंगी जिनको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो ये इफेक्ट हैं इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट हैं ये, आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होने वाले हैं ये, तो इनको अच्छे से समझना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे राइज होता है? व्हेन सम एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि कोई ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है इज अटैच टू द कार्बन एटम चेन, कार्बन एटम चेन के साथ अटैच हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स गेट डिस्प्लेस्ड आइदर टुवर्ड्स इट, या तो फिर उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस होंगे या उससे अवे डिस्प्लेस होंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई भी एटम। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे, यानी कि वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा? अवे रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट विल लीड टू पोलैरिटी। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो पोलैरिटी शो करेगी। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो डेवलप करेगा partial negative charge delta minus, while the less electronegative
एटम विल डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा पार्शियल, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस डेल्टा माइनस शो करेगा। ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और इंडक्टिव इफेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कार्बन के साथ, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट द एंड ऑफ द चेन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ऐसा ग्रुप और एटम अटैच्ड है कार्बन एटम की चेन पे जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट इज लिंक टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है। द डिक्रीजिंग आई इफेक्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एटम्स। तो यहाँ पे ये कुछ एटम दिए हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं बट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम होगा हाइड्रोजन का, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट NO2 का, फिर सल्फोनिक का, फिर साइनाइड का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है। आयोडीन OH3, ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप, फिर बेंजीन और फिर हाइड्रोजन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ठीक है, उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। ये कौन शो करेंगे, जो कि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होंगी, यानी कि इन दिस केस द एटम और ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा इन द सेंस दैट इट रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द कार्बन एटम से अवे फ्रॉम इट। ठीक है। सो टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करता है, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर एन प्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है। सो प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, टर्शरी ब्यूटाइल सबसे ज़्यादा। एप्लीकेशन की बात करें अगर हम, तो ये क्या बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है ऑर्गेनिक एसिड्स की। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के ऊपर। ठीक है। सो मोर दिस टेंडेंसी स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एसिड। द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सम हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक एसिड इन टर्म्स ऑफ देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे शो की हुई है, फ्लोरीन लगा होगा तो ये ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ठीक है। सो आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। उसी तरह से रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ भी कौन शो करता है, अमोनिया और प्राइमरी अमीन्स में डिफरेंस बता सकता है। अमोनिया और अमीन्स जो हैं वो दोनों ही लुईस बेसिस है, और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो रिलेट करती है इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे मैं समझाऊँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो हाइड्रोजन को जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करने को नहीं मिलेंगे, और यहाँ से प्रोटॉन एज ए H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा इजीली। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। सो टेंडेंसी बढ़ जाती है जैसे ही कोई ऐसा पेयर लगता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो अगर अमोनिया है तो उसकी टेंडेंसी नहीं है इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जितनी प्राइमरी अमीन में है। C2H5 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। ये देखो इथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, भले ही कम है बट एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है नाइट्रोजन पे बढ़ा देगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट से शो किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट द टेम्परेरी इफेक्ट है ये, विच ऑपरेट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज। एज ए रिजल्ट वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड गेट्स completely transferred to one of the bonded atoms which is usually more electronegative, यानी कि शिफ्टिंग होनी है बॉन्ड की। तो यहाँ पे देखो एरो की तरह हम शो करते हैं, इस एरो की तरह, ठीक है। तो जो है ये एरो क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है और आपके पास एनायन या कैटायन बना देगा, ठीक है। शिफ्टिंग हो जाएगी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्टिंग होगी बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की। तो ये भी टू टाइप्स का है, प्लस सी माइनस सी। अगर तो ये शिफ्टिंग होती है किस तरफ, विच इज़ जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट जो है आके लगना है, अगर उस तरफ ये शिफ्टिंग होती है तो इसको हम प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं और कार्बोकेटाइन हमें बना के देता है, ठीक है। और अगर माइनस ई इफेक्ट CH3, इसमें क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस ई इफेक्ट जो है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस तरफ होती है जहाँ पे कोई भी नेक्स्ट जो है अवे फ्रॉम एटम विच गेट्स लिंक टू अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं होना है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे हो रही है तो अटैकिंग रिएजेंट कार्बन पे लग रहा है, साइनाइड, ठीक है। सो एनाइन मिल रहा है हमें यहाँ पे। डिस्टिंक्शन दी हुई है इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, ये आपने खुद करनी है क्योंकि मैंने टॉपिक आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है रेजोनेंस और मिजोमेरिक इफेक्ट। सो रेजोनेंस और मिजोमेरिक इफेक्ट समझने के लिए आपको पहले रेजोनेंस समझनी पड़ेगी कि रेजोनेंस क्या होती है। इफ़ अ कंपाउंड हैविंग अ certain molecular formula can be represented by different structural formula which differ only in the arrangement of the electron pair, यानी कि क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि किस में डिफरेंस शो करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर में डिफरेंस शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर में डिफरेंस शो करेगा एंड नॉट ऑफ द एटम, यानी कि एटम में कोई डिफरेंस शो नहीं होना है। सच लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। द कंपाउंड एज अ होल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर बट एज अ हाइब्रिड। सो एक स्ट्रक्चर से हम इस कंपाउंड को शो नहीं कर सकते, हमें उनका हाइब्रिड लेना पड़ता है शो करने के लिए। जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैक्यूल ने जो है स्टडी किया था, स्टेट किया था, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर है तो उसने बताया कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड, वो चेंज होते रहते हैं, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे है और एक पोजीशन कैरी आउट नहीं करते। एक टाइम पे वो एक पोजीशन पे होते हैं, दूसरी टाइम पे दूसरी पोजीशन पे। तो इस बीच वाले साइन को हम रेजोनेटिंग साइन बोलते हैं, रेजोनेंस का। और हाइब्रिड जब शो करना होता है तो 3 डैश लगा के शो करते हैं, तो ये हाइब्रिड है। इसका हाइब्रिड क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड का जो इफेक्ट है वो पूरी की पूरी रिंग पे है, ठीक है। सो पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो स्प्रेड हो रहा है बेंजीन रिंग में, ठीक है। रेजोनेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड में भी रेजोनेंस होती है। कैसे, ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और दोनों तरफ होता है, ये डबल बॉन्ड जो है एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना देता है, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, या इस तरफ से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ हमने मेज़र की वो निकली 122 पिकोमीटर, बट द बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल एज डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज जो है वो 115 पिकोमीटर आई। आनी कितनी चाहिए थी, 122 पिकोमीटर डबल बॉन्ड की, बट आई कितनी, 115 पिकोमीटर। सो डिफरेंस जो है वो इससे रेजोनेंस से शो कर सकते हैं। सो एवरेज है वो किसका, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड का एवरेज है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है रेजोनेंस इन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड।
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ऑर्गेनिक एसिड हैं, उनका एसिडिक करेक्टर जो है वो कैसे शो होगा, H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी का। ठीक है, तो हम रेजोनेंस के बेसिस पे जो है शो कर सकते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शो यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस तरफ को, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पहले ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा और एज H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर H पॉजिटिव रिमूव हो गया तो क्या होगा, फिर H पॉजिटिव रिमूव हो गया तो फिर क्या होगा, एसिडिक करेक्टर शो करेगा। तो इस तरह से रेजोनेंस जो है शो होती है। रेजोनेंस एनर्जी जो है वो क्या है, द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जीज ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड एंड इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड। सो डिफरेंस है इंटरनल एनर्जीज का, किसमें, स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड में। ठीक है, सो कंडीशंस क्या है रेजोनेंस की, द रेजोनेटिंग और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट द एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी कि एटम्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन पेयर में डिफरेंस होना चाहिए पोजीशन की, इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। अगर एटम में डिफरेंस हो गया तो वो आइसोमेरिज्म शो करना स्टार्ट कर देगा फिर। ठीक है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम और नियरली द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी होनी चाहिए किसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द हाइब्रिड, यानी कि जो हाइब्रिड बना है वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा नहीं है। द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा एज कंपेरिजन टू नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे देखो कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया था तो वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए थे, और देवार ने जो है 3 स्ट्रक्चर दिए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो कैलकुलेट के जो है वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, और हाइब्रिड में जो है वो मोर कंट्रीब्यूटिंग है एज कम्पेयर टू दीवार। सो दीवार में देखो ये बीच में दीवार बनी हुई है, सो एक डबल बॉन्ड को जो है उन्होंने बीच में दीवार बना के शो कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स हैव लेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द हाइब्रिड इन कंपैरिजन टू अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि जिन पे चार्जेस होंगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, उनकी कंट्रीब्यूशन कम होगी एज कंपैरिजन टू जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमने ये बनाया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे जो अनचार्ज्ड कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिड को एज कंपैरिजन टू चार्ज्ड स्पीसीज। ओके, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द हाइब्रिड देन द स्ट्रक्चर्स विद लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो कोवेलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा होने चाहिए, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर वन हैज़ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा है। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom has greater contribution towards the hybrid than the other structure in which the charges are reversed, यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए मोर, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे अगर हमने चार्ज स्पीसीज लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सो कार्बन और ऑक्सीजन पे जो है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो सेकंड जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एज कंपैरिजन टू थर्ड, और ऑब्वियसली वन ज़्यादा करेगा क्योंकि इस पे नो चार्ज है। सो ये है नेक्स्ट आपका रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, वी हैव सीन दैट रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म इन्वॉल्व्स द मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in the conjugated system having sigma and pi bonds in alternate position. This leads to center of low and high electron density resulting in positive and negative charge respectively. ठीक है, सो हाई और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है और इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो उस फिनोमिना को हम रेजोनेंस इफेक्ट शो कर बोलते हैं। तो ये भी टू टाइप का है, प्लस आर माइनस आर। अ ग्रुप इज सेड टू हैव प्लस आर और माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम इट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, उससे अवे होगी, उसको हम प्लस आर और माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे भी देखो शिफ्टिंग हो रही है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और CH2 की तरफ, ठीक है, तो इसको हम प्लस आर और प्लस एम में बोल रहे हैं। माइनस एम यानी कि उनकी तरफ शिफ्टिंग होगी, NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, CHO, COR साइनाइड, इनकी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये भी आपने कर लेना है। नेक्स्ट है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। इन द स्टडी ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट वी हैव सीन दैट एन एल्काइल ग्रुप हैज़ अ प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट है, एंड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप इज, सो किसका, CH3 का सबसे कम, फिर C2H5, फिर CH, CH3, C2 और CH3, 3। But when the alkyl group is attached to an unsaturated system, अगर अनसेचुरेटेड सिस्टम में लगा हो, जैसे कि इस तरह का ये है ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट गेट्स रिवर्स्ड, सो ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। दिस बिहेवियर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। सो इसको जो है बेकर और नाथन ने दिया था, इसलिए इसका नाम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 प्रोपीन का, इन विच द कार्बन एटम ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। सो मिथाइल ग्रुप को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, एंड द हाइड्रोजन एटम अटैच टू दिस आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एटम। द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द डबल बॉन्ड causes the cleavage of the CH बॉन्ड। सो पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे डबल बॉन्ड के, वो क्लीवेज करेंगे CH बॉन्ड के बीच में। कैसे, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट है ना, बट है तो कम, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो है ही। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है उसके उससे अवे जाएंगे, और ये फिर हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ताकि उसकी इस वाले कार्बन की टेट्रावेलेंसी को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है फिर अलग हो जाएगा H पॉजिटिव, एक बार ये हो सकता है या ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमारे पास 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। अगर as there is no actual bond between alpha carbon atom and positively charged hydrogen atom, बट रहेंगे ये फिर भी साथ में, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड नहीं है बीच में। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होगी अल्काइल ग्रुप की। द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेज फ्रॉम मिथाइल ग्रुप टू इथाइल फॉलोड बाय आइसोप्रोपाइल। जैसे जैसे डबल बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन एटम भी कम होते जा रहे हैं। तो आपको फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। CH3 की सबसे ज़्यादा है, C2H5 की कम, फिर CH3 2 की कम, फिर CH3 2 की सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर सकता। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये पाई बॉन्ड है, ये क्या कर रहा है, सिग्मा और पाई के बीच में जो बॉन्ड है उसको कॉन्जुगेशन करा रहा है, यानी कि शिफ्टिंग करवा रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर जो है बता देता है ये हाइपर कंजुगेशन, ठीक है।
The ortho and para directive influence of the alkyl group CH3 group in toluene is explained on the basis of hyperconjugation. यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे? जैसे ही हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कार्बन को, वो डबल बॉन्ड बनाएगा बेंजीन रिंग के साथ। सो जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड होगा वो शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो यहाँ शो किया हुआ है नेगेटिव चार्ज। फिर से ये नेगेटिव चार्ज जो है बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला यहाँ शो नहीं होना है, डबल बॉन्ड यहाँ शो होना है, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला नहीं शो होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है फिर से शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे देखो पहले नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये क्या होंगे ग्रुप? फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो अटैकिंग रिएजेंट जो है कहाँ अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे। सो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आप नेक्स्ट आगे जाके पढ़ोगे। शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एडजेसेंट टू अ मल्टीपल बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो उसकी भी शॉर्टनिंग हो जाती है हाइपर कंजुगेशन की वजह से, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इम्पार्ट करता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में एडजेसेंट टू अ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोपीन है तो बॉन्ड लेंथ जो है इसकी आती है C2 और C3 कार्बन की 149, आनी कितनी चाहिए? 154, बताती कितनी है? 149। और रीज़न इसका ये है कि वो क्या दे रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इम्पार्ट कर रहा है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स भी है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू शो की जा सकती है। It may be noted that in alkenes the relative stability of the stabilities are related to the number of alkyl groups linked to the double bond। जितने ज़्यादा नंबर होंगे alkyl ग्रुप के उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये देखो 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन में ज़्यादा है, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन की स्टेबिलिटी कम, फिर ब्यूटेन की, फिर प्रोपीन, फिर इथेन। सो डिक्रीज इन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन इज, क्योंकि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑफ द डबल एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे। इसी वजह से स्टेबिलिटी भी क्या करेगी? इन डिक्रीज कर जाएगी, ओके। फिर है नेक्स्ट नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फ्यूजन। जो कोवलेंट बॉन्ड थे उनकी जो है कैसे फ्यूजन होती है, यानी कि ब्रेकेज होती है। अब कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है वो? रिप्रेजेंट शेयर्ड पेयर दोनों एटम के बिटवीन द बॉन्डिंग एटम। इन केस अगर हम एनर्जी अप्लाई करते हैं टू अ कोवलेंट बॉन्ड, इट मे क्लीव आइदर सिमेट्रिकली यानी कि होमोलिसिस और अनसिमेट्रिकली यानी कि हेटेरोलिसिस। होमोलिटिक क्लीवेज कैसे होगी? दो बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं दोनों एटम को अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएंगे, उसको आप होमोलिटिक क्लीवेज बोलोगे। अगर ऐसी क्लीवेज होगी तो स्पीसीज जो फॉर्म होंगी उनको हम फ्री रेडिकल्स बोलेंगे, ठीक है, अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगी। एरो शोइंग द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाफ हेडेड एरो, ठीक है, इस तरह से और एक ही तरफ से लगना है, ठीक है, हाफ हेडेड, दोनों तरफ से नहीं। हेटेरोलिटिक क्लीवेज और फ्यूजन जो है वो क्या होगी? इसमें जो है एनर्जी अप्लाई करते हैं तो एक ही एटम क्या लेता है? दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये पूरे एरो लगेगा इसका, दोनों हाफ हेड वाला नहीं होगा एरो। और एज अ रिजल्ट जो चार्ज स्पीसीज बनेंगी आपके पास, ठीक है, क्या बनेंगी? चार्ज स्पीसीज। जिसने जो है इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे वो क्या करेगा? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे ए जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसने अपने तरफ खींच लिया। कंप्लीट एरो की तरह शो करेंगे। फिर बात आती है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की।
रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हुए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर एंड टेक पार्ट इन द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके इन्फ्लुएंस में अ पर्टिकुलर कंपाउंड, जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, मे अंडरगो आइदर होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट स्पीसीज नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो क्या करते हैं? इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। द इंटरमीडिएट इन जनरल आर वेरी शॉर्ट लिव्ड होते हैं और इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में एज अ रिजल्ट ऑफ सुटेबल reaction. It may be noted that the intermediate does not appear in the final product. तो intermediate जो है final product में appear नहीं करेंगे, ये बस reaction के बीच में आएंगे short time के लिए और change हो जाएंगे product में। These are significant in case the reactions are studied from the mechanism point of view. तो अगर आपको mechanism show करना है तो वहाँ पे जो है reaction intermediate show करना पड़ता है। The typical intermediates which we often come across while discussing the mechanism of different reactions: carbocation, कार्बोएनाइन, free radicals, carbenes, nitrines। ठीक है, सो फर्स्ट है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जो है वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम विद अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा उसको हम कार्बोकेटाइन बोलेंगे। कार्बन एटम और हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस शेल में होंगे आफ्टर शेयरिंग क्या होने चाहिए उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन। सो ये कैसे बनेगा? कार्बोकेटाइन जो है हेटेरोलिसिस होगी अगर CX बॉन्ड की इन एल्काइल हैलाइड, तो आपके पास कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ है, हेटेरोलिसिस करवानी है यानी कि बॉन्ड की शिफ्टिंग। क्लोरीन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन ले जाएगा। या फिर बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन करवा सकते हैं हम एल्कीन की, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवाएंगे तो अटैकिंग रिएजेंट जो है नेगेटिव वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इथाइल कार्बोकेटाइन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये 3 यहाँ पे बॉन्ड बनाए हुए हैं सिग्मा और sp2 हाइब्रिडाइज्ड और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ये वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी यानी कि एक ही कार्बन, ये भी प्राइमरी है क्योंकि ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये सेकेंडरी है 2 कार्बन के साथ और ये टर्शरी है 3 कार्बन के साथ। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के पास जो है 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और सेकेंडरी के पास ओनली 1 हाइड्रोजन और टर्शरी के पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता। रिएक्टिव नेचर की बात करें अगर हम कार्बोकेटाइन की, तो कार्बोकेटाइन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इज देयरफॉर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अगर वो कंबाइन करता है नेगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज से टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? उसकी कम होती जाएगी। सो प्राइमरी की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्यों? क्योंकि उसको जो है इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे CH3 ग्रुप लग जाएंगे वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन पॉजिटिव को और वो स्टेबल बना देंगे। और रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन अपॉन हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन पे करें अगर हम एक्सप्लेन, द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स फॉर अ पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन डिपेंड्स अपॉन द अल्फा हाइड्रोजन एटम present. In methyl carbocation there are no alpha hydrogen. मिथाइल कार्बोकेटाइन में नो अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि वहाँ पे क्या है? कोई भी दूसरा कार्बन नहीं लगा है, इसलिए वो क्या है? लीस्ट स्टेबल है। द इथाइल कार्बोकेटाइन विद 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम इज कंपेरेटिवली
मोर स्टेबल, क्योंकि उसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन विद 6 अल्फा हाइड्रोजन है 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो जितने कम मिथाइल अल्फा हाइड्रोजन उतनी कम स्टेबिलिटी। बेस्ड अपॉन प्लस साइड इफेक्ट, जो एल्काइल ग्रुप जो अटैच हुए हैं वो क्या शो करते हैं, प्लस साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं। सो इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, दस डिस्पर्स द चार्ज ऑन इट। ग्रेटर द नंबर ऑफ सच ग्रुप्स मोर विल बी डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दस मोर विल बी स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा आर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी उनकी, उतना ज़्यादा जो है वो स्टेबल बनाएंगे, जितने कम उतने कम स्टेबल। कार्बेनाइंस की बात करें, यानी कि अ ग्रुप ऑफ एटम विद अ नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंसेस। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अ कार्बेनाइन इज फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलिसिस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, हेटेरोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, एसिटाइल्डिहाइड में, और OH जो है H को लेके चला जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। H2O निकल जाएगा यहाँ से, एसिटाइल्डिहाइड कार्बेनाइन बन गया और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखो, अब द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इन अ कार्बेनाइन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वहाँ पे sp2 था। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन ईच आर। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे है, ईच आर इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे विद दी ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम्स और ग्रुप। द फोर्थ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन द ऑर्बिटल overlap. It is responsible for the negative charge on carbanion and also for the distortion of its geometry. The actual shape of carbanion is pyramidal, ठीक है। रिएक्टिव नेचर की बात करें अगर हम, कार्बेनाइंस आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज एंड हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो प्राइमरी की सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पहले से ही क्या है, रिएक्टिव। प्राइमरी सबसे कम करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज नहीं है, तो इसीलिए जो है वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ रखना चाहेगा नेगेटिव चार्ज को। बट टर्शरी में जो है एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे कार्बन के ऊपर और इसीलिए उसको मोर रिएक्टिव बना देंगे। स्टेबिलिटी की भी बात करें तो टर्शरी की सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी की। So order of reactivity or stability is justified on the basis of plus side effect of the group, alkyl group. With electron releasing tendency, the alkyl group increases the electron density on the negatively charged atom. ठीक है, so जितने ज़्यादा वो electron density increase करेंगे. As a result, the electron releasing tendency or reactivity of carbanion increases. Greater the number of alkyl group, more will be the reactivity of carbanion. तो ये रिएक्टिविटी इस तरह से शो होती है। फ्री रेडिकल्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद एन ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास या ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे कि क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल। CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल, फिनाइल, बेंजाइल, ठीक है। फ्री रेडिकल जो है वो कैसे फॉर्म हो सकता है, बाय द होमोलिसिस करवाएंगे और सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड आइदर बाय हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हीटिंग करेंगे या इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन विच आर आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसी तरह से इथाइल परऑक्साइड का भी सेम C2H5 इथॉक्सी फ्री रेडिकल मिल जाएगा, या फिर बाय द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। किसी एक फ्री रेडिकल को लाओ और उसका अटैक करवा दो किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, तो वो भी क्या बना देगा, फ्री रेडिकल बना देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें, फ्री रेडिकल की सिमिलर है कार्बोकेटाइन की तरह,
और बस एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ऑर्बिटल में, ऑड इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, टाइप्स कैसे कैसे टाइप्स के अंदर एल्काइल फ्री रेडिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम विच होल्ड्स द ऑड इलेक्ट्रॉन। मिथाइल फ्री रेडिकल प्राइमरी, इथाइल फ्री रेडिकल ये भी प्राइमरी। आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल क्यों ये सेकेंडरी है, क्योंकि 2 कार्बन एटम लगे हैं। फिर टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, तो ये टर्शरी है, 3 कार्बन एटम लगे हुए हैं। रिएक्टिव नेचर की बात करें अगर हम, तो प्राइमरी जो है मोर रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू टर्शरी। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी जो है मोर स्टेबल है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी। सो order of relative stabilities of the alkyl free radical is explained on the basis of hyperconjugation। तो जहाँ पे अल्फा का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो जो है क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल है। रिएक्टिव यही करेगा क्योंकि ये इजीली जो है बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि ये पहले स्टेबल हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नेचर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, टर्शरी ज़्यादा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। स्टेबिलिटी, टर्शरी मोर स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। कार्बेनाइन sp3 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, टर्शरी जो है वो लेस स्टेबल है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी, ठीक है। सिर्फ कार्बेनाइन डिफरेंट होता है, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल सेम होते हैं। sp2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, टर्शरी मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। सो अटैकिंग रिएजेंट किस तरह के होते हैं, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट्स आर द species which attack the given organic molecule to form a reaction intermediate. The intermediate as stated above is of reactive nature and it takes part in the chemical reaction to form the product. The different attacking reagents which we come across in organic reactions are free radicals, electrophiles, nucleophiles. These are briefly discussed as follows. फर्स्ट है फ्री रेडिकल। द फ्री रेडिकल्स हैव बीन डिस्कस्ड। तो इंटरमीडिएट जो होगा वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, फ्री रेडिकल अटैक करेगा किसी भी सबस्ट्रेट पे और उसको जो है एज ए इंटरमीडिएट में चेंज कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या अट्रैक्टिंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल इज एन अटैकिंग रिएजेंट विद लव और अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। इट इज देयरफॉर आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल हो सकता है बट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। एग्जांपल है H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, RCO पॉजिटिव एक्सेट्रा। ये क्या सारे पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रल BF3, AlCl3, FeCl3, SO3, SnCl4, CH2 एक्सेट्रा, ठीक है। The electrophiles in general are electron deficient species. These are therefore regarded as Lewis acid, इसलिए हम इनको लुइस एसिड बोलते हैं। फिर बात आ गई न्यूक्लियोफाइल्स की, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अ न्यूक्लियोफाइल इज एन अटैकिंग रिएजेंट विद लव और अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव सेंटर की तरफ लव है। इट इज़ देयरफॉर आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड, या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे, बट एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which it can easily donate कर सकता है। फ्यू एग्जाम्पल हैं H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, RO नेगेटिव, RCO नेगेटिव, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज है H2O, ROH, ROR, NH3, RNH2, R2NH, R3N, ये सारे न्यूट्रल हैं।
positive charge loving species. Nucleophile in general are electron rich species. These are therefore, इसलिए हम इनको लुईस स्पीसीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया, इंटरमीडिएट बनाए, ठीक है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। Since the number of organic compound is very large, their chemical reactions are also expected to be quite vast, ठीक है। So however, the entire organic reactions have been divided into following types: substitution, addition, elimination, rearrangement, polymerization, pericyclic, isomerization, aromatization reactions। तो एक एक करके देखते हैं क्या कैसे कैसे होती है। Substitution reaction. In these reactions, one or more atom or group present in an organic molecule get substituted or replaced by suitable atom or group called substituents. यानी कि replacement होनी है substituent से। There is no change in the rest of the structure of the molecule. जैसे इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है, क्लोरीन की जगह OH लग गई, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आगे फर्दर क्लासीफाई की गई हुई हैं 3 टाइप्स में: इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, ठीक है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SE रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन द अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा। बेंजीन रिंग पे अटैक किया, क्लोरीन जाके अटैच हो गया, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा। NO2 पॉजिटिव ने नाइट्रोनियम आयन ने रिएक्ट किया, H2SO4 की प्रेजेंस में H पॉजिटिव यहाँ पे बन गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। सो OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा मिथाइल ब्रोमाइड पे, OH लगा दिया, Br नेगेटिव यहाँ से निकल गया। सो न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक करना है। फ्री रेडिकल, इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द अटैकिंग रिएजेंट इज अ फ्री रेडिकल। दीज रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। क्लोरीनेशन अगर मीथेन की करनी है टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, इन दिस रिएक्शन द अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल। सो ये स्टेप्स में फॉलो होती है ये रिएक्शन। पहले होगा इनिशिएशन, कैसे, फ्री रेडिकल हमें बनाना पड़ेगा। क्लोरीन लिया लाइट में, यूवी लाइट में हमने उसको फ्री रेडिकल बना दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रोपेगेशन। वो क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे और यहाँ पे सबस्ट्रेट पे फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा HCl। फिर उस सबस्ट्रेट पे जो है फिर से Cl जो है अटैक करेगा और Cl डॉट जो है यहाँ पे लग जाएगा और CH3Cl जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगी। सो जो रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम है उनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। CH2Cl2 बनेगा, फिर CHCl3, फिर CCl4। टर्मिनेशन कैसे होगी, जो Cl निकला होगा वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3 जो है CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एल्केन बना देगा। इस तरह से हम टर्मिनेशन कर देंगे। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शंस। Addition is normally noticed in the organic molecule which are unsaturated in nature, यानी कि जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो अटैकिंग मॉलिक्यूल हो जाता है वो क्या करता है, ऐड हो जाता है और मल्टीपल बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में। जैसे इथाइलिन है, Br2 अटैक करेगा, Br लग गया और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। तो ये भी क्या है, 3 टाइप्स की हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और इथाइलिन। जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट की तरफ और कार्बोकेटाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर वो कार्बोकेटाइन जो है दूसरे Br के साथ जो है अटैच हो जाएगा और इथाइल ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, HCN नेगेटिव, CN क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे देखो
पहले इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव ने अटैक किया CH2 पे, तभी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफाइल एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CN नेगेटिव, वो अटैच होगा, फिर जाके H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन सिमिलर उसी की तरह, पहले होमोलिटिक लीवेज होनी है, फिर एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल बना, HBr जो है फिर चेंज हो जाएगा, RO पे अटैक करेगा, सो H डॉट पहले अटैक करेगा, फ्री रेडिकल Br मिल जाएगा, और वो Br जो है आपको फिर फ्री रेडिकल एज अ फ्री रेडिकल कहाँ पे एडिशन होगी, प्रोपीन में, CH2 CH के ऊपर फ्री रेडिकल, फिर से एक और HBr लेंगे, H जो फ्री रेडिकल होगा वो CH पे जाके लग जाएगा, और Br जो है यहाँ पे मिल जाएगा। फिर टर्मिनेशन करानी है, इस Br को जो है इस Br के साथ, जितने Br यहाँ पे निकल रहे हैं उनको आपस में कपल कर दो, और यहाँ पे Br2 जो है मिल जाएगा आपको, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसमें क्या करते हैं, इन एलिमिनेशन रिएक्शन 2 एटम्स और ग्रुप्स आइदर फॉर्म फ्रॉम द एडजेसेंट पोजीशन और फ्रॉम द सेम पोजीशन गेट एलिमिनेटेड और रिमूव्ड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट है बीटा एलिमिनेशन, सेकंड है अल्फा एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन होनी है, कैसे होगी, बीटा एलिमिनेशन में इन दिस रिएक्शन द लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, एडजेसेंट कार्बन एटम से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इथाइल अल्कोहल लेना है, अल्फा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और OH निकलेगा, इथाइलिन बन जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया। या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दो किसकी, एल्काइल हैलाइड की विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, ठीक है। क्या होगा, HBr को यहाँ से रिमूव करो, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, KBr और H2O यहाँ पे निकल जाएगा। या अल्फा एलिमिनेशन कर दो, यानी कि जो ग्रुप और एटम रिमूव होने हैं वो अल्फा कार्बन पे ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो H और OH जो है सिमिलर कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, कॉपर की प्रेजेंस में CH3 C डबल बॉन्ड O और H रह जाएगा, H2 यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कर सकते हैं हम ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3OH है ना, CCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H जो है OH नेगेटिव के साथ अटैक करेगा, H2O और Cl नेगेटिव यहाँ पे रह जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन बन गया। एलिमिनेशन एंड एडिशन आर द रिवर्स ऑफ ईच अदर, तो एलिमिनेशन और एडिशन जो है रिवर्स है ईच अदर का। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट कर देते हैं, देयर इज अ शिफ्ट और माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल और आयन टू द अदर अंडर सुटेबल कंडीशंस। यहाँ पे ब्यूटेन 1 ओल है, H पॉजिटिव H2O लगाना है, यहाँ पे OH जो है यहाँ से रिमूव होगा थोड़ी देर के लिए इन द फॉर्म ऑफ H2O, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर जो सेकंड वाला कार्बन है वो अपना हाइड्रोजन CH2 को दे देगा, और हाइड्रोजन का शिफ्ट हो गया CH2 पे, पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे आ गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया, ये प्राइमरी था ये सेकेंडरी बन गया, फिर H पॉजिटिव डालो और ब्यूट2ईन आपको मिल जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव कर दो, है ना, वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक और कार्बन लगना था इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे कम दिया हुआ है। सो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है फिर वो क्या करता है, हाइड्रोजन जो है रिमूव कर देता है। इस वाले ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देगा और डबल बॉन्ड बना देगा, फिर आपस में ब्यूट2ईन बन जाएगा।
In this reaction, the expected dehydration product is but-1-ene, but but-2-ene is actually formed as a result of rearrangement हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है polymerization reaction. Polymerization is basically addition reaction in nature. It is very common in unsaturated compounds, a process in which a large number of same or different molecules of unsaturated compounds combine to form a bigger molecule of higher molecular mass. यानी कि बिगर मॉलिक्यूल बनाने हैं। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स बोलते हैं, while द बिगर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर्स। तो ये सारा भी आपने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. These reactions are quite different from the rest of the organic reaction in the sense that they do not involve any intermediate. यहाँ पे intermediate नहीं होते such as free radical, carbocation, carbanion. Apart from that, they also do not require any solvent or catalyst. In most of these reactions, the bond breaking and bond making take place in a single or concerted step through a cyclic transition state. Single step में reaction होती है, इसे इनको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. दीज रिएक्शन टेक प्लेस जनरली इन एल्कीन डाइन्स एंड आर इनिशिएटेड आइदर बाय हीट और बाय लाइट. हीट और लाइट से होंगी. दो मॉलिक्यूल लेने, इथीन की डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, उनको हम डैश डैश से शो करेंगे, साइक्लोब्यूटेन. उसी तरह से ब्यूटेन 1,3 डाइन और इथीन लेना है, हीट की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करवा दी इन्होंने. ओके, सो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे. साइक्लोहेक्सेन आपको मिल जाएगा, हेक्सेन. नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन रिएक्शन. In these reactions, the straight chain alkenes when heated with aluminium, straight chain alkenes को हमने aluminium chloride के साथ हीट करना है in the presence of HCl gas under pressure of about 35 atmosphere, changes to isomeric branched chain alkenes. Isomeric branched chain alkenes बन जाएंगी. ब्यूटेन है, उसकी कंडीशन पे उसको हीट किया, 2-मिथाइल प्रोपेन बन गया, आइसोब्यूटेन, है ना. यानी कि आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं. वही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बस चेन में डिफरेंस होगा. हेक्सेन उसी तरह से यहाँ पे 2-मिथाइल पेंटेन बना देगा और 3-मिथाइल पेंटेन भी बना देगा. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन है एंड आई थिंक लास्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. When alkenes with 6 or more carbon atoms are heated to about 773 Kelvin under high pressure in the presence of oxides of chromium, vanadium, molybdenum spotted on alumina, corresponding aromatic hydrocarbon are formed. ठीक है. This reaction is called aromatization. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब हमें मिलते हैं, क्या करना है, हीट करना है 773 केल्विन पे. ठीक है. कौन से एल्केन को, जो कि 6 कार्बन के हों या उससे ज़्यादा, 6 और मोर कार्बन एटम, हाई प्रेशर पे, और प्रेजेंस लेने हैं किसकी, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और स्पॉटेड ऑन एल्यूमिनियम. पहले H2 रिमूव होगा. ठीक है. यहाँ दोनों से H2 रिमूव होगा और साइकिल बनेगी. ठीक है. साइकिल बन गई, फिर 3H2 यानी कि 6 हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और बेंजीन आपको मिल जाएगी. वी हैव सिंपली इंट्रोड्यूस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. इनको हम फिर अप्लाई करेंगे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पे, और नेक्स्ट क्लास में यानी कि +2 में भी आप इनसे रिलेटेड जो है डिटेल्ड स्टडी करोगे. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट. कंप्लीट योर नोट्स and understand these. Okay, thank you.